हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीसीबी बाबा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में। खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर होते हैं वह होते हैं जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, जिनका असली नाम होता है मलिक फ़िरोज़। यह दिल्ली की सल्तनत पे काबिज होते हैं ममलूक डायनेस्टी को ख़त्म करके। ममलूक डायनेस्टी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं वह होते हैं बलबन, जो अंतिम रूलर भी होते हैं। इनके बाद इनके पोते गद्दी पर बैठते हैं, जिनका नाम होता है कायकोबाद। कायकोबाद को पैरालाइज हो जाता है या फिर लकवा मार जाता है, जिसके कारण उनके बेटे बेटे बैठते हैं जो होते हैं कायूमार। कायूमार की एज जो है वह 13 साल से भी कम उम्र की होती है, जिसका फ़ायदा उठाकर उनके कमांडर, जिनका नाम होता है मलिक फ़िरोज़, वह इन दोनों का कत्ल कर देते हैं और उसके बाद दिल्ली की सल्तनत पे काबिज हो जाते हैं। दिल्ली की सल्तनत पे जैसे ही बैठते हैं तो अपना नाम मलिक फ़िरोज़ से बदल के ये रख लेते हैं जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। तो यह रही जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी की कहानी। तो 1290 एडी में यह दिल्ली की सत्ता पे काबिज होते हैं, और जैसे ही ये दिल्ली की सत्ता पर काबिज होते हैं तो यह जो है शांति की नीति को अपनाना शुरू करते हैं। ये हर जगह पर शांति की नीति को फैलाना भी शुरू करते हैं। यह चाहते हैं कि इनके समय में रक्तपात ना हो, खून की नदियाँ न बहें। यह इनकी सोच थी, और इनकी सोच के कारण ही इनका नाम पड़ गया क्लेमेंसी जलालुद्दीन खिलजी। क्लेमेंसी का मतलब होता है कि अगर कोई पनिष्ट किया जा रहा है मनुष्य या फिर पनिष्ट किया जा रहा है ह्यूमन बींग, तो उसके प्रति दया या क्षमा भाव दिखाना। तो इसके कारण क्लेमेंसी इनके नाम के साथ जुड़ गया, जिसके कारण इनका नाम पड़ गया क्लेमेंसी जलालुद्दीन। तो इनके डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के बारे में आइए बात करते हैं। डोमेस्टिक पॉलिसीज़ का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक पॉलिसीज़ का मतलब होता है कि जहाँ तक इनका एम्पायर फैला है तो उनके एम्पायर के अंदर के मुद्दों से संबंधित बातें करना। इनके एम्पायर के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं उससे संबंधित मुद्दे डोमेस्टिक पॉलिसीज़ कहलाते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी क्या करते हैं, इनके एम्पायर के समय में जो कारा नाम का जगह होता है, कारा नाम का जगह जो है आज के समय में प्रयागराज में पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो वहाँ से एक गवर्नर होते हैं इनके टाइम में, जिनका नाम होता है मलिक छज्जू। मलिक छज्जू जो होते हैं वह बलबन के भतीजे होते हैं। तो यह क्या करते हैं, यह इनके खिलाफ़ बगावत कर देते हैं, जिससे कारण क्या करते हैं, जलालुद्दीन इनको बुरी तरह से कुचल देते हैं या सप्रेस कर देते हैं। और उसके बाद वहाँ के नए गवर्नर बनाते हैं अपने ही नेफ्यू को, जिसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कारा से गवर्नर बनते हैं। इनके समय में थेफ्ट, चोरी और डकैती यह आम बात थी, और इनके समय में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ठग्स और चोर अरेस्ट होते थे। जलालुद्दीन खिलजी लेकिन इन्हें माफ़ कर देता था, और ज़्यादा मात्रा में होने पे इन्हें बंगाल साइड में भी छोड़ देता था। ये अपने समय में उन लोगों का कत्ल ज़्यादा करवाते थे, जैसे मौलाना हुए, काजी हुए, इन सब के कत्ल ज़्यादा करवाते थे। क्यों? क्योंकि इन्हें डर था कि मौलाना का या फिर काजी का अगर नाम ज़्यादा बढ़ने लगा या फिर मुझसे ज़्यादा होने लगा तो यह सत्ता पर काबिज जाएगा। इस प्रकार की सनक के स्वरूप यह क्या करते थे, मौलाना या काजियों की हत्या करवा देते थे। इनके समय में मंगोल का आक्रमण हुआ था। जलालुद्दीन जो खिलजी होते हैं ये इन्हें परास्त कर देते हैं मंगोल को परास्त कैसे करते हैं? जलालुद्दीन खिलजी जो होते हैं जब वे दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहते हैं तो उत्तर पश्चिम के साइड से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की ओर से जो मंगोल्स हैं वह अटैक करते हैं, और वह अटैक करते हुए सुनाम तक पहुंच जाते हैं। सुनाम जो है आज के समय में पंजाब इंडिया में है। तो सुनाम तक जब ये पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर युद्ध होता है जलालुद्दीन खिलजी के सेना के साथ में मंगोल का, जहाँ पर जलालुद्दीन इन सबको हरा देते हैं। हारने के बाद यह सब जो मंगोल्स हैं इनसे माफ़ी मांगने लगते हैं और शांति का प्रस्ताव इनके सामने रखते हैं, जिससे कारण जलालुद्दीन खिलजी जो है इन्हें माफ़ कर देते हैं। और उन मंगोल में से जो बचे कुचे मंगोल होते हैं, उन मंगोल में से कुछ मंगोल जो है माफ़ी के बाद यह भारत में ही रुक जाते हैं, और कुछ लोग तो चले जाते हैं। तो यह जलालुद्दीन खिलजी के बारे में था। जलालुद्दीन खिलजी के समय में जहाँ तक शासन रहा है इंडिया में वह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये भारत के नक्शे में जो आपको हरे कलर में दिखाई दे रहा है, ये जलालुद्दीन खिलजी के समय पे इनका एम्पायर जहाँ तक फैला हुआ था ये बतला रहा है। तो आगे चलते हैं और जलालुद्दीन खिलजी के खात्मे को देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी जो हैं यह अपने समय पे शांति की नीति को बहुत ज़्यादा अपनाते थे। जो उस समय के यंग खिलजीज थे उन लोग को पसंद नहीं आया, और उनमें से एक अलाउद्दीन खिलजी जो उनका नेफ्यू होने के साथ साथ उनका दामाद भी बन चुका था, उसको तो बिल्कुल ये सब बातें पसंद नहीं आती थी। जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इनको देवगिरी जो महाराष्ट्र में है, जो दौलताबाद का किला है, वहाँ पर वह चोरी छिपे उस पर रेड डालकर उनको लूट रहा था। यह बात पता चल जाती है जलालुद्दीन खिलजी को। जलालुद्दीन खिलजी वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर विश्वासघात करके ट्रेचरसली जलालुद्दीन खिलजी का मर्डर कर देते हैं अलाउद्दीन खिलजी। और उसके बाद
वहाँ से जब ये लौटते हैं तो दिल्ली के सत्ता पर ये काबिज हो जाते हैं, दिल्ली के ये राजा बन जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जो हैं, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल रहा है वह रहा है 1296 से लेकर 1316 एडी तक। अलाउद्दीन खिलजी जो हैं गद्दी पर बैठते हैं 1296 एडी में, और इसके साथ में ही वह सत्ता पर काबिज होने के साथ में ही वह नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया तक अपने पूरे साम्राज्य को कंसोलिडेट एक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यह अभियान चलाते हैं नॉर्थ की ओर। अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वह अपने जनरल्स जिनका नाम होता है उल्लूग खान और नुसरत खान, इनको नॉर्थ की ओर भेजते हैं कॉन्कर करने के लिए, जीतने के लिए। यह सब जो हैं गुजरात को जीतते हैं और रणथंभौर पर कैप्चर करते हैं, और वहाँ पर जो रूलर होते हैं हमीर देवा इनको मार देते हैं। चित्तौड़ को कब्जा करते हैं, मालवा, मंडू, उज्जैन, धार, चांदेरी, मारवाड़, जालोर, इन सब जगहों को कैप्चर करते हैं। आज के मॉडर्न टाइप की बात करें तो ये गुजरात, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ राजस्थान, इन सब जगहों को कैप्चर कर लेते हैं इनके जनरल्स। और इसके अलावा यह जो अभियान है, कॉन्क्वेस्ट है, यह विजय अभियान साउथ की ओर भी भेजते हैं, और साउथ की ओर अलाउद्दीन खिलजी अपने सबसे विश्वास पात्र जनरल को भेजते हैं जिसका नाम होता है मलिक कफूर। मलिक कफूर साउथ की ओर में राष्ट्रकूटास, होयसल्स, काकातियास, यह सब जो होते हैं, और साथ ही साथ पांड्या, इन सब लोगों को क्या कहते हैं हराकर, और इनके जो साम्राज्य होते हैं, इनके साम्राज्य से बहुत सारे मात्रा में घोड़े, हाथी और बहुत सारे मात्रा में सोने चांदी भी लेकर आता है। मलिक कफूर जो है कोहिनूर डायमंड भी साउथ इंडिया की ओर से लेके आता है और अलाउद्दीन खिलजी को देता है। यहाँ पे देखिए उन्हीं के बारे में बतलाया गया है। रामचंद्र देवा जो यादव रूलर थे देवगिरी के, इन्हें हराता है, और प्रतापरुद्र जो वारंगल के होते हैं ये भी युद्ध में हारते हैं। वीर पांड्या जो होयसल्स रूलर होते हैं ये भी हारते हैं, और इन सब को हराने के बाद इनके सामने जो मलिक कफूर है वो दो प्रस्ताव रखता है, या फिर इस्लाम कबूल करो या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में सोने चांदी दो। तो यह सब जो राजा होते हैं सभी लोग दूसरे प्रस्ताव को कबूल करते हैं और बहुत मात्रा में सोने चांदी और कई हजार घोड़े, हाथी इन्हें देते हैं, और मलिक कफूर इन सबको लेकर वापस दिल्ली चले जाता है। मलिक कफूर पांड्या जो हैं, जो तमिलनाडु साइड के थे, मलिक कफूर जब वहाँ पर जाता है तमिलनाडु साइड में, तो वहाँ पर पांड्यों के राज्य में दो राजा होते हैं जिनके बीच में युद्ध चल रहा होता है, और उनका नाम होता है सुंदरा पांड्या, और दूसरे जो राजा होते हैं वीरा पांड्या। तो मलिक कफूर क्या करता है, सुंदरा पांड्या की सपोर्ट करता है धन के एवज में, क्योंकि सुंदर पांड्या उन्हें प्रस्ताव रखते हैं कि अगर आप मुझे जिताते हैं तो मैं आपको बहुत सारे मात्रा में सोने चांदी और साथ ही साथ हाथी और घोड़े दूंगा। तो ये सब बातें सुनकर मलिक कफूर सुंदरा पांड्या को सपोर्ट करता है और वीरा पांड्या को मार देता है, और सुंदर पांड्या को वहाँ का किंग बना देता है पांड्या का। और इसके अलावा वह तमिलनाडु में जो रामेश्वरम है भारत का अंतिम छोर के पास में कन्याकुमारी के, वहाँ पर वह मॉस्क बनाता है, मस्जिद बनाता है, और इस तरह से वह अलाउद्दीन खिलजी के ओवरलॉर्डशिप को वहाँ तक ट्रिब्यूट करता है, वहाँ तक पहुँचाता है। अब इसके बाद मंगोल इन्वेशन, अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी बहुत सारे मंगोल के आक्रमण होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी इन सब के मंगोल के आक्रमण को, जो दर्जनों बार से भी ज़्यादा आक्रमण होते हैं, अलाउद्दीन खिलजी हर बार इनको हराता है और हर बार इनको पीछे ढकेल देता है। इसके अलावा यह जहाँ तक अलाउद्दीन खिलजी की सीमा फैली हुई होती है वहाँ तक वह क्या करता है, बहुत सारे किले बनाता है, और वहाँ पर किलों पर निगरानी रखने के लिए बहुत सारे सैनिक भी लगाता है, और इस तरह से अपने सीमा को सुरक्षित और वह मजबूत बनाता है। इसके बाद डोमेस्टिक पॉलिसीज़ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी की जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ थी वह कैसी थी। डोमेस्टिक पॉलिसीज़ का मतलब अगेन मैं आपको बता दूं, डोमेस्टिक पॉलिसीज़ का मतलब होता है कि राष्ट्र के सीमा के अंदर अन्य मुद्दों से संबंधित जो एम्पायर फैला हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, उसके अंडर में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, उन सब प्रॉब्लमों को सॉल्व करना, यह सब जो होता है डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के अंदर आता है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वह डिवाइन राइट थ्योरी पॉलिसी पर बिलीव करते थे। डिवाइन राइट थ्योरी पॉलिसी क्या होता है? डिवाइन राइट थ्योरी पॉलिसी यह होता है कि खुदा के द्वारा जो भेजा हुआ बंदा है वही सिर्फ राजा बनने का अधिकार रखता है पूरे पृथ्वी पर। तो यह होता है डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप। जो अलाउद्दीन खिलजी होते हैं वह अपने समय में 4 ऑर्डिनेंस 4 अध्यादेश या फिर 4 नियमों को पास करते हैं
क्योंकि उनके समय में बहुत सारे फ्रिक्वेंट रिबेलियंस या फिर बहुत सारे बार बार विद्रोह पैदा होते रहते हैं। इनको रोकने के लिए ये 4 रूल या फिर 4 ऑर्डिनेंस पास करते हैं, जिसमें से पहला जो है यही क्या करते हैं, अगर कोई भी विद्रोह करता है तो उनके जो भी ज़मीन है या फिर जो भी किले हैं, जैसे कि कोई राजपूत हुआ, वह अगर विद्रोह करता है, लड़ाई करने के लिए खड़ा होता है, उसको हराने के बाद उसके जो भी किले होते थे उन किलों को जब्त करके उनको दान कर दिया जाता था, या फिर उनकी जगह पर उसे मस्जिद या फिर किसी चीज़ में उसे तब्दील कर दिया जाता था। और साथ ही साथ दूसरा उसके ऊपर रूल ये लगता था कि उसकी जो भी ज़मीनें होती थी उनको फ्री में बांट दिया जाता था। तीसरा था, जहाँ पर विद्रोह होता था उस जगहों पर स्पाई सिस्टम लगा दिए जाते थे, गुप्तचर लगा दिए जाते थे, और जहाँ पर ये विद्रोह होते थे उस जगह पर सोशल पार्टीज़, जो भी सामाजिक पार्टीज़ होते थे, इनको बंद करा देता था और वहाँ पे वाइन का यूज़ बिल्कुल ही बंद रहता था। यहाँ पे ये 4 नियम लगाए थे, 4 ऑर्डिनेंस पास किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसके बाद अब परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी ऑर्गेनाइज की गई थी, और उसके साथ में उन्होंने अपने सेना में सुधार लाने के लिए बहुत ही अच्छी नस्ल के घोड़े मंगवाए थे, और साथ ही साथ उन्होंने अपने विश्वास पात्र जो सोल्जर्स होते थे उनको तैनात किया था, करप्शन जो भ्रष्टाचार होते थे उनको ख़त्म करने के लिए। उन्होंने अपने समय में जो माल होते थे या फिर जो सामान होते थे जो बाहर से व्यापार के लिए आते थे, उनके जो रेट होते थे उन्होंने अपने समय में फ़िक्स कर रखे थे, जो मार्केट में बेचे जाते थे। याद रखिए, जो रेट होते थे वह फ़िक्स होते थे, और मार्केट रेट के पहले वे फिक्स कर लेते थे, और मार्केट में जिस हिसाब से बेचना है वो भी फिक्स कर लेते थे, क्योंकि मार्केट रेट में जो भी पैसे या फिर जो भी मुनाफा प्राप्त होता था तो उसका जो टका होता था, वह परसेंटेज जो होता था वह राजा को मिलता था। ब्लैक मार्केटिंग उनके समय में बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड थी। अगर किसी को पकड़ लेते थे तो उसको कठोर दंड भी दिया जाता था, यहाँ तक कि मृत्यु दंड भी मिलता था। रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन काइंड एंड नॉट इन कैश। इसका मतलब क्या है, देखिए, मार्केट में जो भी मुनाफा होता था उसको जो है कैश में अलाउद्दीन खिलजी के समय नहीं लिया जाता था। उस समय में बार्टर सिस्टम में लिया जाता था। बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए, आप गांव साइड में अगर जाएं तो आज के समय में देखिए लॉकडाउन लगा है हर जगह पर भारत में, तो क्या होता है कि किसी के पास अगर पैसे नहीं है गांव साइड में, तो वो क्या करता है, घर से गेहूं या अनाज लेके जाता है, दुकानदारों को देता है, और दुकानदार क्या करते हैं, उसके एवज में जितना, जैसे कि 1 किलो उसे दुकानदार को किसी किसान ने 5 किलो गेहूं दिया। अब 5 किलो गेहूं कितने रुपए का है, 80 रुपये का है। तो वह क्या करेगा, 80 रुपये के बीच में जो भी सामान है उसको चाहिए किसान को, तो क्या करेगा, दुकानदार वो दे देता है। तो इसका मतलब ये हो गया बार्टर सिस्टम। पैसा लेके उसने सामान नहीं दिया, उसने क्या किया, अनाज लिया और अनाज के बदले सामान दिया। तो जिसमें पैसे का लेन देन नहीं होता उसे कहते हैं बार्टर सिस्टम या इन काइंड सिस्टम। तो इन काइंड सिस्टम लागू था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, और इन्होंने अपने समय में बहुत सारे क्लर्क और बहुत सारे घुड़सवार छोड़ रखे थे, जिसके कारण क्या हो, करप्शन ना हो पाए। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में पोस्टल सिस्टम था। पोस्टल सिस्टम जो था, सामान को यहाँ से वहाँ और वहाँ से लेके आना, यह सब बहुत ही बढ़िया था। और इसके अलावा इन्होंने अपने समय में बहुत ही कठोर नीति अपनाई थी। जो नॉन मुस्लिम्स होते थे जैसे हिंदूस, उनके ऊपर क्या करते थे, जो अलाउद्दीन खिलजी थे वह जजिया कर लगाते थे। जजिया कर क्या होता है, जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर होता था। इसमें क्या होता था, इसमें मुस्लिम राज्य में रहने वाले जो गैर मुस्लिम जनता होते थे उनसे वसूल किया जाता था वह कर। इस्लामी राज्यों में केवल मुसलमानों को ही रहने की अनुमति थी। यदि कोई नॉन मुस्लिम उस राज्य में रहना चाहता था तो उसे जजिया देना होता था, जो एक प्रकार का कर होता था। इसे देने के बाद नॉन मुस्लिम लोग मुस्लिम राज्य में अपने धर्म का पालन कर पाते थे। तो यह जजिया कर था, जो बहुत ही हार्ड टैक्स था। उसके अलावा ग्रेजिंग टैक्स, जैसे कि आज के किसानों के पास गाय भैंस है तो उसे अगर चरवाना होता था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, तो उसके लिए भी टैक्स दो, और जिस घर में वो रहते थे तो उस घर का भी टैक्स दो। तो इस तरह से बहुत सारे कर उनके ऊपर थोप दिए जाते थे, ताकि मजबूरन वह हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएं। और इसके अलावा मार्केटिंग सिस्टम के बारे में बतलाया गया है। मार्केटिंग सिस्टम उनके समय में इसके बारे में बताया गया है। दो पॉइंट इसके बतलाए गए हैं। एक तो है मार्केटिंग सिस्टम के 2 पॉइंट बतलाए गए हैं। पहला है दीवाने रियासत, और दूसरा जो है वह है शाहना ए मंडी। दीवाने रियासत का मतलब ये होता था, मार्केट में
जो लोग बैठते थे उनसे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे बार्टर सिस्टम में, वह कलेक्ट कौन करता था? दीवाने रियासत। और साथ ही साथ सहाना मंडी क्या होता था? जैसे कि आप बाज़ार में कोई व्यापारी व्यापार करने जा रहा है, कोई सामान बेच रहा है, तो पहले क्या बेच रहा है उसके बारे में लिखवाते थे, और जो बेच रहा है उस पर कितना रेट लगेगा वो सब उसके बारे में बताकर फिर उसे मंडी में बैठने दिया जाता था। तो ये सहाना मंडी दीवाने रियासत इनके समय में मार्केटिंग सिस्टम में लगा था। अब यहाँ पे एन एस्टीमेट अलाउद्दीन खिलजी के समय में कौन कौन से काम के विवरण है उसके बारे में बताया गया है। अलाउद्दीन खिलजी जो था वह पहला ऐसा था जिसने अपने आर्मी को विंध्य के दक्षिण में भेजा, और इसके अलावा उसने अपने समय में अलाई दरवाज़ा, फोर्ट ऑफ सीरी और साथ ही साथ पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स के निर्माण को करवाया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वह अपने समय का बहुत ही बड़ा ग्रेट क्रॉन्करर था और एक कुशल राजनीतिक के साथ साथ में कुशल मंत्री भी था, और उसके प्रभाव से और उसके कार्य से यह मालूम पड़ता है कि वह जो है दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था। यहाँ पे देखिए आपको जो ये जगह दिखाई, ये जो भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो इंडिगो कलर में यह जो दिखाई दे रहा है भारत के मैप के ऊपर शेडेड रीजन, यह पूरा अलाउद्दीन खिलजी से के द्वारा जीता हुआ राज्य है। रामेश्वरम देखिए एकदम अंतिम में है जहाँ पे मॉस्क बनवाया था मलिक कफूर ने। यह एन एस्टीमेट जो पीछे लिखा था वही है। अब यहाँ पे लिखा है एंड ऑफ द डायनेस्टी। अलाउद्दीन खिलजी के डायनेस्टी का अंत कैसे हुआ? अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वह 1316 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनके जो सक्सेसर होते हैं वह बहुत ही वीक होते हैं। उनके जो बेटे होते हैं जिनका नाम होता है मुबारक शाह, इनका शासनकाल 1316 से लेकर 1320 तक। नसरुद्दीन खुसरो शाह जिनका शासनकाल 1320 एडी तक इनका भी रहा है। खिलजी डायनेस्टी इसके साथ ही क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। अंतिम में जो 1320 एडी में जो लास्ट रूलर होते हैं उनको क्या करता है, जो गाजी मलिक उनका जो कमांडर होता है या फिर उनके जो मंत्री होते हैं वह क्या करता है, बगावत कर देता है। और इसके साथ ही साथ जो उनके लास्ट सक्सेसर होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के, उनसे युद्ध में पंजाब, दिल्ली और साथ ही साथ बहुत सारे राज्यों को जीत लेता है। और इस तरह से गाजी मलिक जो है इन सारे राज्यों को जीतने के बाद दिल्ली सल्तनत पर काबिज होता है अपने नाम को बदल के, और उसका नाम होता है गियासुद्दीन तुगलक। और यह एक नए रूल को फाउंड करता है, नए डायनेस्टी को फाउंड करता है जो कहलाती है तुगलक डायनेस्टी। यहाँ पर देखिए अलाई दरवाज़ा जो बनवाया गया है उनके द्वारा, और फोर्ट सीरी और साथ ही साथ 1000 पिलर्स वाले महल को यह बनाया गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो यह पूरे खिलजी डायनेस्टी के बारे में आप पूरी जानकारी थी। अगर आपके लिए लेक्चर थोड़ा सा भी यूज़फुल होता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलेंगे आगे एक और डायनेस्टी के साथ में।